And in this class, we will be deriving barometric equation and then principle of equipartition of energy. Once again, barometric equation आप लोगों के लिए नहीं है, but principle of equipartition of energy वो हमने पहले भी निकाला हुआ है. So हम उसको वापस से निकालेंगे using the concept of phase space. और barometric equation वायुमंडलीय समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में. डेफिनेटली आपको याद नहीं होगा. वायुमंडलीय समीकरण, वायुमंडल समीकरण की बात की जाती है. ऐसी कौन सी इक्वेशंस है जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्ञात किया जा सकता है. ओके, सो ऐसी इक्वेशन जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन दे, दैट इज बैरोमेट्रिक इक्वेशंस, वायुमंडलीय समीकरण. ओके, सो उसको हम निकाल रहे हैं. और निकालने के लिए जैसे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है जिसकी वजह से वायुदाब है, हाँ, गैसेस की वजह से क्या है, वायुदाब है. इज इट सो नेसेसरी? सरप्राइजिंगली और फोन नहीं होता तो एनीवेज. सो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस, और गैसेस के कारण ही क्या बता सकते हैं प्रेशर ऊपर जाने पर क्या होता है, हाइट पर जाने पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना. और प्रेशर आपका जैसे जैसे एग्जाम पास आती है वैसे और जैसे जैसे कॉलेज का कोई फंक्शन पास में आएगा तो इसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट ना, मतलब इंक्रीज होने का भी कोई कारण होगा और डिक्रीज होने का भी कोई कारण होगा. कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा उसके लिए कोई इक्वेशन होनी चाहिए, है ना. तो हम कितनी हाइट पर जाएं उससे प्रेशर कितना डिक्रीज होगा वो वायुमंडलीय समीकरण हमें बताएगा, बैरोमेट्रिक इक्वेशन. इक्वेशन को निकालने के लिए अभी अभी आपने बताया कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. और ये मॉलिक्यूल्स किस गैस के हैं, रियल गैसेस है ना, O2, H2, N2 है ना. तो अब जो हमारा कंसिडरेशन आएगा, अब तक तो क्या कह रहे थे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना. और अभी हमारे पास क्या है, रियल गैसेस. अर्थ की एटमॉस्फेयर पर हम एक सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं कुछ ऐसे से. एक सिलेंडर मैंने बनाया और सिलेंडर में क्या है, मॉलिक्यूल. इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी वापस से बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन जेड. ये पार्टीशन फंक्शन जेड निकालना है. जेड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की है, पार्टिकल की एनर्जी बताइए क्या हो सकती है. अभी भी हमने मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का केस कंसीडर कर लिया है. आप जानते हैं पार्टिकल कौन है, जानते हैं ना, फिर को जानते हैं, एक दो के नाम बताइए. हाँ बोलिए, नाम बताइए एक दो के. अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात चल रही है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स. मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया और इस सिलेंडर का एरिया मैंने कहा A, ये है A, ठीक है. और मैं हाइट को इधर कंसीडर करें Z की डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली A एरिया कन्फाइंड विद द डायमेंशन x एंड y. x एंड y डायमेंशन में एरिया है और ऊपर हमारा हाइट है. सो एज इट एक सिलेंडर हमने रख दिया, सिलेंडर का एरिया A है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी EI क्या हो सकती है, बोलिए. हाँ, जो आप जानते हैं वो तो बोलिए. क्या कौन सा की बाई गलती कर रहे हैं, P/2 क्या है, आइडियल गैस की क्या है, आइडियल गैस की कौन सी एनर्जी है, मीन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है. सो नेवर गेट कंफ्यूज, इट्स अ मीन एनर्जी नॉट अ काइनेटिक एनर्जी. जब काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv². तो यहाँ पर भी होगी, ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक जगह तो बैठे हुए नहीं है, दे आर इन मोशन.
तो ये सभी की इनकी एनर्जी क्या होगी 1/2 mv². नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस? दो मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या कौन कौन से हैं? एक तो वन डू फोर्सेस की बात हो रही है और दूसरी साइज बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. तो मैं कहूँ अगर रियल गैस का जो साइज है वो कंसिडरेबल है, अगर रियल गैस का साइज कंसिडरेबल है तो अब इस डस्ट पे कौन सा फोर्स लगता है अगर मैं इसको ऊपर रखती हूँ तो? अगर और इसकी वजह से इसमें क्या है एक पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh. तो जब इन मॉलिक्यूल्स का साइज हम कंसिडरेबल मान रहे हैं तो इसमें भी क्या होगी? अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें जो कि हाइट z पर है, अगर मैं कहूँ ये हाइट z है इसकी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी mg. h नहीं है, मैंने क्या कहा है हाइट को मैंने कहा z. तो वैसे कि यहाँ पर v क्या होगा vx², vy², vz², और यहाँ पर हाइट क्योंकि हमने z डायमेंशन में ली है तो दिस इज mgz. नाउ हमें e मिल गया है और e मिलने के बाद तो हम कर ही लेंगे सब कुछ. हमने इससे भी पहले चीजें की है ना, मैंने कहा बस e मिलना चाहिए. नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन z निकालना है, और z निकालने के बाद बैरोमेट्रिक इक्वेशन इजीली आ जाएगी. ठीक है, z निकालते हैं पहले तो z के लिए समीशन i e⁻⁻² बीटा mv², और ब्रैकेट में लिख देते हैं कभी mv² प्लस mg. पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप क्या थी? पलटिए अपनी कॉपी के पन्नों को. मोनोटोन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप क्या थी? जेड के यहाँ तो हाइट ली है हाँ, और पार्टीशन नहीं वो तो डिफरेंस हमने किया. इसके बाद में हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में पहली स्टेप क्या अडॉप्ट की थी, e की वैल्यू रखी, और e की वैल्यू रखने के बाद कॉपी अच्छे से देखिए. e की वैल्यू रखने के बाद हमने पहला स्टेप क्या लिया था, यस मोमेंटम में चेंज किया था, और इंटीग्रेशन में रिप्लेस किया था. और इंटीग्रेशन में रिप्लेस करने के लिए क्या किया था, पहली चीज क्या की थी, इंटीग्रेशन में मैं रिप्लेस कैसे कर पाती हूँ? क्वांटम की बात की थी. क्लासिकल क्वांटम की बात करने से पहले क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया था आपने, क्या था h जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है उसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो हमने h को मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, सो हम वापस से यही कर रहे हैं समीशन i e⁻⁻β 1/2 mv² प्लस mgz, और ऊपर नीचे मैंने h को मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मैं ऊपर वाला h ओपन करती हूँ दैट मींस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम dx dy dz dvx dvy dvz. अभी मैं वेलोसिटी ले रही हूँ. ठीक है, सो नाउ द z इज, जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे बीटा रिप्लेस बाय कितने इंटीग्रेशन होंगे 6 इंटीग्रेशन, और 6 इंटीग्रेशन में e⁻⁻β/2 vx² plus vy² vz² 2m है यहाँ पर, और e⁻⁻mgz साथ में बीटा की है, और बीटा ये साथ में बीटा है mgx dy dz dvx dvy dvz. इस पर मैंने vx vz vy की बात की. अब चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि अभी बुक में ऐसा है, सो आप इस अडॉप्टेड दिस 0 to x 0 to y 0 to z minus infinite plus infinite 0 to infinite.
बाउंड्रीज, अदरवाइज हम पूरे स्पेस के लिए लेना चाहें तो इट कैन बी इनफाइनाइट, और अदरवाइज इट इज कन्फाइंड अंडर सर्टेन बाउंड्रीज वी शुड राइट एक्स वाई जेड। एक सर्टेन लिमिट होगी जहाँ पर बाउंड्री की बात होगी। जैसे सिस्टम के लिए हम कहते हैं Lx Ly Lz, हम आइडियल गैस के लिए जब बात कर रहे थे तो उसके लिए क्या होना चाहिए Lx Ly Lz। ओके, सो अब क्या डिफरेंस आपको मेजर नजर आ रहा है? एक जो टर्म है एडिशनल माइनस बीटा एम जी जेड, ये ऐड हुई है, बाकी चीजें सिमिलर सी हैं, है ना? तो जो चीजें सिमिलर है उनको सिमिलर तरीके से इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिमिलर मतलब जैसे हमने माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट को किया था, एम वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ 2 पाई के अपॉन एम, ये मिलेगा। जैसे पहले मिला ना एग्जैक्टली, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन होगा 2 पाई के अपॉन एम। पहले p था तो m ऊपर की तरफ था, अभी v है तो ये m नीचे की तरफ। ये तो एक के कारण हुआ, vx के कारण, सिमिलर vy v, तो सॉल्व की क्या आता है? तो सॉल्व के हमारे पास z की वैल्यू आएगी z इक्वल टू 1/h 2 पाई kt अपॉन m 3/2, उधर dx dy dz वो बच गए, dx dy dz है ना? तो dx dy dz अगर मैं इंटीग्रेट करूं, एक तरीके कर देते हैं, ये इंटीग्रेट होकर क्या देगा? सिचुएशन आपके सामने है, क्या देगा? एरिया, है ना? सिचुएशन आपके सामने है, हमने एक जो सिस्टम लिया था दैट इज कन्फाइंड अंडर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की डायमेंशन में हमने कहा था कन्फाइंड है, उसका एरिया कितना है? ए। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये मुझे क्या देगा? एरिया ऑफ द सिस्टम। वहां पर क्या दे रहा था? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम v दे रहा था, क्योंकि वो तीनों डायमेंशंस में बाउंड था। हमने यहाँ पर एक डायमेंशन को ओपन रखा है, मोनोटॉमिक के केस में तीनों डायमेंशन बाउंडेड थी, यानी कि dx dy dz तीनों के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वो हमें वॉल्यूम दे देगा। यहाँ पर हमें क्या देगा? एरिया। एक डायमेंशन को हमने ओपन किया हुआ है, सो हमें एरिया मिल गया। तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, दिस इज एरिया x, क्या रहेगा? e raised to power minus mgz बीटा dz। ठीक है, जीरो से जेड है, क्योंकि हम जेड तक ही जा रहे हैं, बीटा की वैल्यू रख देते हैं हम 80। ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाला रिमूव कर दोगे। देखिए आप अभी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं और आपकी राइटिंग स्किल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना फास्ट, जितना इजीली लिखने की प्रैक्टिस अभी से करेंगे, आपकी स्टडीज में इम्प्रूवमेंट अभी से होंगे। तो आदत को मत छोड़िएगा। 12th स्टैंडर्ड में आई डोंट नो आपने लिखने की प्रैक्टिस की या नहीं की, बट यहाँ पर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ लिखने की आदत की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? इट विल हेल्प यू, यही नहीं आगे भी। और कितने अच्छे से उस चीज़ को लिख पाते हैं वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? टीचर बोलेगा 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है, आप लोगों को टीचर एक लाइन टू लाइन बोलते हैं और वो आप लिखते हैं। ग्रेजुएशन में कोई नहीं बोलेगा, एमएससी में आपको कोई नहीं बोलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टीचर क्या बोल रहे हैं और उनको किस लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो कोई भी टीचर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता है, यहाँ पर जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हिसाब से पढ़ाते हैं।
है ना। तो आपको चीज़ों को राइट डाउन करना होगा कहाँ पर क्या बोला है। अभी हम बात करें जेड कितना ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है आप लोगों के लिए। क्या आंसर आएगा इसका? सॉरी, इसकी लिमिट है 0 to इनफाइनाइट है। ये तो एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे थे, जेड तो हम एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे थे, इसकी लिमिट भी 0 to इनफाइनाइट है। नाउ यू कैन सॉल्व इट, सभी की इनफाइनाइट है एक्चुअली। एक सिंपल इंटीग्रेशन आपके सामने, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या आएगा? जरा सॉल्व कीजिएगा बिना इंटीग्रेशन के टी पर एमजी। मैंने गलत क्या हुआ है क्या? माइनस एम जी अपॉन के टी। मुझे तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, आप लोगों को आती है, प्लीज करिए और बताइए मुझे क्या सही है क्या। आप लोग रिसेंटली देख रहे होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इज दिस राइट? नहीं है सही? नहीं है सही? मतलब मैथ की क्लास से निकलेगी ना। अच्छा, तो याद ही नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, भूल गए आप? ये तो याद है, ये तो सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है ना। हाँ, इसको नहीं भूलना है। e रेज़ टू पावर तो है, e रेज़ टू पावर x। ओके, एनी कंफ्यूजन? ऑल एग्री? यही आएगा। सो आप इसको पुट कर दीजिए, जब आई गया तो सब कुछ आएगी हमारे पास। नाउ फाइनली वी हैव रिलेशन फॉर दैट। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछिए, आपस में पूछने के बेटे। माइनस का क्या होगा? माइनस का क्या हुआ, कोई बताएगा? माइनस का क्या हुआ? लिमिट है 0 to इनफाइनाइट, है ना? क्या आपस में समझ लेंगे, समझ लीजिए आप आपस में। जब समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा प्लीज। 0 to इनफाइनाइट है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? इसमें वो एरिया हाँ, एरिया भी है। अगर मैं कहीं कुछ भूल जाऊँ तो आप याद क्या कीजिए, एरिया भी है। यस, सो दिस इज पार्टीशन फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। देखिए सिस्टम जैसे ही बदल गया, पार्टीशन फंक्शन जेड भी बदल जाता है ना। तो जब हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो पार्टीशन फंक्शन अलग होता है। जब हम ऐसा कंसीडर करते हैं केस जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी है प्लस हम पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पार्टीशन फंक्शन जेड बदल गया। जेड बदलने से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। लेट्स सी क्या क्या बदलेगा। ठीक इसी तरह से कोई और सिचुएशन हो, जैसे कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे सिस्टम में, तो पार्टीशन फंक्शन जेड बदल जाएगा। सिमिलरली अगर फोटोन हो तो भी ये पार्टीशन फंक्शन जेड बदल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सिस्टम के अंदर क्या है उसके अकॉर्डिंगली जो जेड है वो स्टैटिस्टिकली चेंज हो जाता है। अभी हम हमारा एम है वैरोमेट्रिक इक्वेशन को निकालना, उससे पहले कुछ और चीजें भी कर लेते हैं हम लोग। एन आई क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ith स्टेट। इसकी वैल्यू है n अपॉन z e raised to power minus बीटा ei। पुट करते हैं ये वाली z की इसमें।
सो एन आई हमारे पास आ जाएगा, सावधानी से पुट कीजिएगा, एल अपॉन ए एच और यहाँ पर 2 पाई के टी अपॉन एम पावर -3/2 एम जी अपॉन के टी और e रेज़ टू पावर माइनस जो भी है x माइनस थीटा e आई तो अपनी तरह से होगा। अच्छा माइनस कर दिया मैं ऐसे नहीं लिख सकते इसको n अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3 कहाँ जाएगा जा कहाँ बदल जाएंगे यहाँ पर z की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाता है 2 पाई के टी अपॉन पावर 3 बाई 2 तो इसको हम समझा देंगे तो नहीं लिख सकते n कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने -3/2 ऊपर लगा दिया, आपको सिर्फ कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं है। कहाँ जहाँ आपको लगे, जहाँ आपको लिखना सुटेबल लगता है आप वहाँ लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब एन आई लिखने के बाद हमने वहाँ क्या स्टेप अडॉप्ट की थी, सिमिलर स्टेप यहाँ अडॉप्ट करते हैं। एन आई को क्या कहा था हमने, जैसे ही हम एच को ओपन करेंगे एन आई को क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, एन आई को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं एच को लिखूं डी एक्स डी वाई डी जेड d6n एक बार फिर से अंडरस्टैंड करते हैं, n अपॉन a 2 पाई kt अपॉन m minus 3/2 and this is mg upon kt और e को ओपन कर देते हैं माइनस बीटा 1/2 m v स्क्वायर e raised to power माइनस बीटा m g z और h को ओपन कर रहे हैं तो we have to write देखिए फॉर्मूला है हमारे पास एब्सोल्यूट। नाउ इधर h की जगह पर dx dy dz dvx dvy and dvz। एन आई की जगह पे d6n सबको समझ में आता है, हाउ वी कैन राइट d6n, क्योंकि हमारे पास इधर 6 वेरिएबल्स हैं तो 6 वेरिएबल पर उधर भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, तो हम इसे दो चीजें निकाल कर लेकर आएंगे, दो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमें बताते हैं। लेट्स इंटीग्रेट दिस d6n 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी पहले 5 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। dn निकाल रहे हैं इसको, d6 से हमें dn निकालना है, कितने वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 5 और वो 5 कौन से होंगे, कैन यू गेस। सो हम vz को छोड़कर बाकी सारे 5 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जब 5 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कैन यू टेल मी a आएगा क्या, जो भी फाइनल रिलेशन आएगा a कहीं से कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर dx और dy से इंटीग्रेट करेंगे a आ जाएगा, सो a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो नाउ n a कैंसिल हो गया है, ये वाली टर्म 2 पाई kt अपॉन m पावर -3/2 ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास है उधर vx vy vz, तो जैसे फाइनल टर्म आएगी कैंसिल हो जाएगी, सी ये है और हमारे पास ये है, इन सब का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई kt अपॉन m पावर 3/2। एनी कंफ्यूजन, पीछे कंफ्यूजन चल रहा है, अगर समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, लेट्स डू इट लाइक दिस, कैपिटल n अपॉन a 2 पाई kt पावर m minus 3/2 mg upon kt e raised to power minus beta 1/2 m vx square plus vy square vz square dvx dvy dvz। ओके, एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास है dx dy और अभी हम
जेड को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप इट लाइक दिस। जेड पर अभी इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई हो रहा है। नाउ सी द सिचुएशन क्या हो रहा है। तो हमारे पास 3 इंटीग्रेशन वहां पर है और 2 इंटीग्रेशन यहाँ पर है। तो जैसे हमने 5 इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए तो यहाँ टर्म आ जाती है dn। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन टर्म आएगी that will be equal to this and this will be equal to this. So ये cancel out हो जाएगी and now we are left with n mg upon kt and e is to power minus mg z. Now what is delta n? Delta n is number of particles in this element, length element या height element। मेरे पास एक पूरा सिलेंडर था, उस सिलेंडर में डेल्टा जेड की जो विड्थ है, डेल्टा जेड वाली जो विड्थ है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फिजिकली क्या बता रहा है, मेरे पास एक सिलेंडर था, उसका एरिया ये, इसमें ये अगर ये कोई डिस्टेंस है या ये कोई हाइट का वेरिएशन है तो उस हाइट वेरिएशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमें बता रहा है डेल्टा एन। दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ठीक है। नाउ इसी नंबर को यूज करके या इसी सॉल्यूशन को यूज करके अवोगाद्रो का नाम आपने सुना होगा। तो अवोगाद्रो ने क्या किया, डेल्टा n1 इससे निकाला जा सकता है mg kt e raised to power minus mg z1 डेल्टा z, और इसी से डेल्टा n2 निकाला जा सकता है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा बट यू कैन अंडरस्टैंड mg kt अपॉन e raised to power minus mg z2 डेल्टा z। अगर मैं n1 लिखती हूँ तो वहाँ पर z1 आ जाएगा और अगर n2 लिखती हूँ तो z2 आ जाएगा। Now अवोगाद्रो ने का रेट निकाला, यानी कि डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा n2। जब हम ये निकालते हैं डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा n2 then we get minus mg z n1 minus n2 डेल्टा z। डेल्टा z डेल्टा z कैसे ब्रेक एकदम वाला सुना है क्या हो n1 प्लस n2 हो जाएगा। सही कहा है। सॉरी z1 z2 सॉरी यस z1 z2 है बार वाला क्या क्या रह गया dn1 अपॉन डेल्टा n2 मैंने किया इक्वल e पावर माइनस mg z बीटा रह गया ना यहाँ पर mg बीटा रह गया यहाँ पर है ना, बीटा भी चल रहा था, बीटा भी रह गया तो बीटा भी करेक्ट कीजिएगा, क्या बीटा आल्सो। सुनो इस इक्वेशन में क्या क्या पता है, हमें पता है मास g, बीटा, z1 और z2 एक्सपेरिमेंटली जाने जा सकते हैं, दोनों हाइट एक्सपेरिमेंटली पता की जा सकती है। तो जब एक्सपेरिमेंटली ये सब चीजें पता कर ली गई तो अवोगाद्रो ने एक नंबर दिया, वो क्या कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। बेसिकली व्हाट नंबर टेल्स अबाउट अवोगाद्रो नंबर क्या है, अगर केमिस्ट्री है बट आप रिसेंटली केमिस्ट्री पढ़कर आए, क्या है केमिस्ट्री में कितना नंबर है वो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर मोल।
तो अवोगाद्रो नंबर इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करके दिया गया है. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बाय विच अवोगाद्रो गेव द नंबर ऑफ अवोगाद्रो, है ना. ये तो हुआ हमने इस वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू 5 वेरिएबल्स. देखा, एक रिजल्ट हम लेकर आए 5 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने के बाद. अभी इसी वेरिएबल को या इसी इक्वेशन को हमें 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया है. यहाँ अगर हमें z1 z2 पता हो तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और जो भी रिलेशन आता है वो अवोगाद्रो नंबर है. नाउ इसको हमें 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? vx vy vz. 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है. those 3 वेरिएबल्स आर vx vy vz. और जब इनके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो इधर क्या आ जाएगा d3n. 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d6 की जगह पर जाएगा d3n. now d3n होते ही लेट मी नो n आएगा, a आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. तो हमारे पास fg kt आएगा एंड ये टर्म नहीं आएगी, e raised to power minus mg z upon kt आ जाएगा एंड dx dy dz. है ना. अभी 3 के रिस्पेक्ट में किया है तो 3 बाकी है हमारे पास. अभी dx dy dz को मैं वहां से उठाकर यहाँ ला रही हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ. dx dy dz है, इसको मैं वहां से लेकर यहाँ आ रही हूँ. ठीक है. जरा देखिए कुछ भी कोई कंफ्यूजन हो नहीं पर. बीटा की वैल्यू रखी है. बीटा की वैल्यू रखिए. बीटा इज इक्वल टू 1 kt. एंड नाउ कॉपी को पलटिएगा. d3n upon dx dy dz इसकी वैल्यू हमने निकाली थी n upon v, है ना. सो n upon v दिस इज आल्सो ट्रू फॉर दिस कंडीशन आल्सो. n upon v नंबर डेंसिटी. तो दिस टर्म इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी. ये जो टर्म है इसके बराबर है नंबर डेंसिटी. सो दिस विल बी इक्वल टू n upon v. dx dvx dvy dvz के रिस्पेक्ट में. तो जब dvx इंटीग्रेशन हुआ ना यहाँ इसके रिस्पेक्ट में किया तो ये कैंसिल हो जाएगा ना. नाउ यहाँ पे हम प्रेशर निकालने के लिए डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं. सिंपलेस्ट इक्वेशन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए n upon v कितना होता है? pv इक्वल टू n kt से n upon v हो जाएगा p upon pv इक्वल टू n kt और यहाँ पर हो जाएगा p upon kt pv n upon v. तो प्रेशर दिखाई दे रहा है हमें रिलेशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो यूजिंग दिस assumption कि हम ये जो इक्वेशन है इसको पुट कर सकते हैं यहाँ से सिंपलिसिटी के लिए p upon kt this is n upon a and v upon kt and e raised to power minus mg z upon कौन से हमसे हम क्या
कैंसिल करना मैं सही नहीं समझती, n अपॉन v की वैल्यू मैंने रख दी p अपॉन kt। हाँ, यहाँ से kt कैंसिल जरूर हो रहा है। ना एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, a एरिया कांस्टेंट है, m मास कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। So all these terms are constant. For a while, we can put it p is equal to p0 e raised to power minus mg z upon kt. This is barometric equation. P is equal to p0 minus mg z upon kt. This is barometric equation. वायुमंडलीय दाब जिससे हमें पता लगता है, और ये वायुमंडलीय दाब आपको पता लग रहा होगा क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ, जेट इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। बट कंडीशन क्या है, दिस वैल्यू इज p0 एंड दिस इज जेट इंक्रीज होने के साथ ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एंड द जेट इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है प्रेशर की वो है p0, और p0 से डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। बट द कंडीशन इज टेम्परेचर T इज कांस्टेंट। दूसरा वेरिएबल क्या है इक्वेशन में, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर T का कांस्टेंट होना, इस इक्वेशन से जो भी रिलेशन आएगा उसके लिए जरूरी है टेम्परेचर T कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टेम्परेचर T पर हम ये बात कर रहे हैं, T बदल गया तो ये रिलेशन भी बदल जाएगा। T के चेंज होते ही यहाँ पर ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। This is constant T, T1, T2, T3. Okay, so T must be constant for this relation. So this is barometric equation जिसको हमने निकाला using the concept of phase space. So दो रिलेशन हमने सॉल्व कर लिए हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमने बात कर ली है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर ली है। एक और चीज लिखी हुई है ऊपर, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसकी बात करें उससे पहले एक्सप्लेनेशन मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि मैंने इसे समझाया है ऑनलाइन क्लास में। क्या है ये प्रिंसिपल, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी रेस्पेक्ट में एनर्जी जो होती है वो हाफ kT होती है। तो एक फिंगर ऐसा ही का, मेरे पास अगर एक चॉकलेट होगी, एक ज्यादा बजट नहीं है मेरे पास, तो वो मैं आप लोगों में क्या करूंगी, इक्वली डिवाइड करूंगी, है ना। राइट, अगर मैं ऐसा सच में करती हूँ तो, है ना। तो जो वेरिएबल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो वेरिएबल्स सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उन सब में क्या करूँगी, इक्वली डिवाइड करूँगी। तो ठीक इसी तरह से एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में भी होता है, सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, 3/2 kT। एक एटम के पास 3/2 kT एनर्जी है एवरेज, ई बार। दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी। जैसे कि मेरे पास एक चॉकलेट है, एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है 3/2 kT। उसके जो वेरिएबल्स है कौन कौन से हैं, एक्स डायमेंशन में मूव करना है उसको, वाई डायमेंशन में मूव करना है, जेड डायमेंशन में मूव करना है। तो हर डायमेंशन में मूव करने के लिए उसे कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा सबको, हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT। कोई पार्शियलिटी नहीं है, सभी डायमेंशंस में मूव करने के लिए उसके पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो है हाफ kT, हाफ kT एंड हाफ kT। ठीक है, ये तो हुआ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो एवरेज एनर्जी है वो है 7/2 kT। 7/2 kT होने का मतलब है उसके पास कितने वेरिएबल्स हैं, 7 वेरिएबल्स, और उस 7 वेरिएबल्स पर वो इक्वली डिवाइड करता है अपनी एनर्जी को, हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT सो ऑन। यानी कि तीन के लिए तो कौन कौन से वेरिएबल होंगे, x, y, z। बाकी दो वेरिएबल्स हैं रोटेशन के करस्पॉन्डिंग,
यानी कि ओमेगा एक्स हो सकता है, ओमेगा वाई हो सकता है, सॉरी ये वी एक्स निकाल लीजिए, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, and 2 more for Vx in x वाइब्रेशन के लिए वापस। तो वापस से वाइब्रेशन, पोटेंशियल, इसके लिए जो है वाइब्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होती है और काइनेटिक एनर्जी। सो वाइब्रेशन करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो अलग है ट्रांसलेशन करने के लिए, है ना। दो लोग अगर हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं तो वाइब्रेट करने के लिए उन्हें अलग एनर्जी चाहिए होगी, और कैंटीन जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी अलग। कहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए? कैंटीन जाने के लिए। तो एग्जैक्टली ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जो है ज़्यादा होगी करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन। और घूमने के लिए, रोटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए वाइब्रेशन से। रोटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको? नहीं, कम चाहिए। सो मॉलिक्यूल्स के लिए भी कॉन्सेप्ट वैलिड है। ट्रांसलेशन मोशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, वाइब्रेशन के लिए उससे कम की जरूरत होती है, और रोटेशन के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है। और रोटेशन में भी मैंने बताया कि रोटेशन ऑन द एक्सिस, अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो इस तरह से बाउंडेड हैं, ठीक है। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और मेरे पास यहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से इजीली घूम पाएंगे इस एक्सिस पर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस पे भी इजीली घूम जाएंगे, यानी जेड डायरेक्शन में घूम रहे हैं ये भी, ये वाई डायरेक्शन में घूम रहे हैं, राइट। बट अगर इनको यूं घूमना पड़े तो इस घूमने के लिए, इस रोटेशन के लिए जो इनर्शिया है, आई की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उतना मॉलिक्यूल के पास होता नहीं है। तो जब होता नहीं है तो वो काम करेगा नहीं। हमारे पास भी अगर 10 रुपये खर्च करने के लिए है कैंटीन में, तो हम 20 रुपये का पिज़्ज़ा या कुछ और सैंडविच ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल का पास है ही नहीं तो कहाँ से रोटेट करेगा? तो दिस एनर्जी इज नॉट दैट ऑफ मॉलिक्यूल के पास नहीं होती। वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वही करेंगे, डायमेटिक मॉलिक्यूल भी यही कर सकते हैं, ओके। सो रोटेशन के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है, बावजूद उसके अपने ही अलोंग द एक्सिस जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होता। और मैं बताऊं आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है वाइब्रेशन के लिए। आपने इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ा है? अवरक्त किरणें पढ़ी हैं आपने? हिंदी वालों को तो याद हो जाना चाहिए था। अवरक्त किरणें पढ़ी हैं? इंग्लिश वालों ने इंफ्रारेड पढ़ा है? इंग्लिश वालों ने माइक्रोवेव पढ़ा है? हिंदी वालों ने सूक्ष्म तरंगें पढ़ी है, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो एनर्जी, इंफ्रारेड में जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वाइब्रेशन मोशन। मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? जो इंफ्रारेड रेडिएशन के ऑर्डर की होती है। हालांकि आपके कोर्स सिलेबस से थोड़ी बाहर आ गई, बट ठीक है, मुझे लगा कि समझने के लिए काफ़ी होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि मॉलिक्यूल कब वाइब्रेट करेगा, कब रोटेट करेगा, कब ट्रांसलेशन कर सकता है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूल को आप हीट देते हैं वो मूव कर लेता है, आप उसे हीट एनर्जी देते हैं एंड दैट कैन मूव। वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन के लिए अलग एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन, कम है उसका अमाउंट। और इसी तरह से माइक्रोवेव जो है, इतनी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को फॉर द रोटेशन, बहुत कम एनर्जी चाहिए रोटेशन के लिए, वो माइक्रोवेव ऑर्डर की। माइक्रोवेव में खाना इसी कॉन्सेप्ट में बनता है, ठीक है। माइक्रोवेव में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द माइक्रोवेव, और वो किस रेंज की होती है? माइक्रोवेव ऑर्डर की होती है। मॉलिक्यूल्स में गेट एनर्जी और वो रोटेशन करते हैं, और रोटेशन से कुक हो जाते हैं। रोटेशन ही होता है मॉलिक्यूल्स में, है ना। पर जहाँ रोटेशन होगा वहाँ वाइब्रेशन इजीली पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स लाइक हो गया इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और सो द मेन थिंग इज जितनी भी एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता है,
जितने अवेलेबल वेरिएबल्स हैं सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए उन सभी में वो इक्वली डिवाइड होगी। मेरे पास है तो सब में इक्वली डिवाइड होगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और समझते हैं। सॉलिड्स के लिए भी मैं आपको क्लियर करूं, सॉलिड्स में ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो सकती। मॉलिक्यूल्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। दिस इज वन क्रिस्टल, वन बेसिक क्रिस्टल। तो ये मॉलिक्यूल उठकर कहीं नहीं जा सकते हैं। एक सॉलिड ये जो बेंच है अपने आप कहीं नहीं जाएगी, है ना। हम धक्का देंगे तो मूव करेगी, अदरवाइज ये कहीं नहीं जाएगी खुद से। आप इसे कितनी भी थर्मल एनर्जी दे दीजिए ये मूव नहीं करेगी। थर्मल एनर्जी से कौन मूव करेगा? गैस पार्टिकल्स, है ना। सो इसमें ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल नहीं होगा सॉलिड्स में। ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन। रोटेशन होगा, रोटेशन भी नहीं होगा, है ना। तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ क्या कर सकते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन के लिए एक डायमेंशन में वाइब्रेट होने के लिए we require 1/2 mvx² 1/2 kx²। दो वेरिएबल चाहिए vx और x। सॉलिड में क्या है, ये जो आइटम है इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है और इधर से भी बाउंड है। So it can move in 3 dimensions. So all 3 possibilities। एक डायमेंशन में मूव करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, 3 डायमेंशन में मूव करने के लिए 6 वेरिएबल चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो अगर 6 है तो जो एनर्जी है सिस्टम की that will be 3 kT। ये एवरेज एनर्जी होती है एक सॉलिड के एटम के पास, 3 kT। So always remember this is average energy in case of solids. E bar is equal to 3 kT and E bar is equal to 3/2 kT for monatomic molecules. Diatomic molecules 7/2 kT and for solid it is 3 kT. अब आपने फेस स्पेस इतना पढ़ लिया है तो शायद ये तो इजी होगा आप लोगों के लिए। टाइम हो गया है क्लास का, है ना, सेकंड क्लास का। ये आप निकाल लेंगे, निकाल इसलिए लेंगे क्योंकि अब आप जानते हैं डेल्टा एन जेड कैसे निकाला जा सकता है। डेल्टा एन मैं अगर लिखूं ये वैसे हो जाएगा e⁻⁻ बीटा एम बीटा जेड ई जेड डेल्टा जेड। अभी हमने सॉल्यूशन किया। अगर मैं डेल्टा एन जेड की बात करूं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, जिस तरह से मैंने अभी निकाला आप लोगों के सामने e⁻⁻ बीटा एम जी जेड था, एम जी जेड था। यहाँ पर सिस्टम बदल गया है, तो सिस्टम बदल गया है तो वी डोंट नो व्हाट इज ई जेड। गेटिंग? अभी सिस्टम चेंज हुआ, हमें ई जेड की वैल्यू नहीं पता है, वी डोंट नो व्हाट इज ई जेड। लास्ट केस में हमारे पास ई जेड था, हमें नहीं पता अभी क्या ई जेड है। एनीवे नहीं पता कोई बात, बट वी कैन गेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं एन जेड को e⁻⁻ बीटा ई जेड डेल्टा जेड, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ऑल 6 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। और एवरेज एनर्जी कैसे लिखी जाती है? अगर डेल्टा एन जेड एनर्जी है किसी रेंज में तो एम आई राइटिंग द रिलेशन करेक्टली और नॉट, जरा बता दीजिएगा। क्या मैं एवरेज एनर्जी ऐसे निकाल सकती हूँ? मैंने ईजेड एनर्जी से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा जेड रेंज में कितनी एनर्जी है? ईजेड। अगर इसी एनर्जी से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल गिव मी एनर्जी इन द होल रेंज। गेटिंग? दिस इज एनर्जी। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं
टोटल एनर्जी से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, देन इट विल बी एवरेज एनर्जी। जरा और देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता वी कैन कंसीडर इन द नेक्स्ट क्लास, बट दिस विल बी द एवरेज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी होगी। नाउ यू विल गेट ए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको चाहिए EZ, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन कब अप्लाई होता है? जब सिस्टम की जो एनर्जी है वेरिएबल के स्क्वायर का फंक्शन हो। अगर ऐसा होगा तो ही एनर्जी 1/2 kT होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इट इज अ मस्ट कंडीशन, वेरिएबल का स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो एनर्जी की टर्म में क्या आना चाहिए? वेरिएबल का स्क्वायर। सो EZ इज Z²। आप EZ को इस तरह लिख सकते हैं, EZ = AZ²। वैल्यूज आपके सामने है, आपको बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। पहले ये बताइए, ये वाली टर्म कैंसिल आ गई आप लोगों की समझ में? दिस इज डेल्टा NZ, नंबर ऑफ पार्टिकल है इन सर्टेन रेंज। मैंने उस रेंज में एनर्जी से मल्टीप्लाई किया और अप्लाई कर दिया होल, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया 0 to ∞। तो पूरे सिस्टम के लिए जो है मेरे पास एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी को डिवाइड कर दिया हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो हर पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होगी वो आ जाएगी। दिस इज एवरेज एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और डेल्टा NZ आपको पता ही है, अभी और EZ हमारे पास है। तो दो इंटीग्रेशन ऊपर और नीचे आपके पास। फाइनल इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस विल बी EZ e⁻⁻ बीटा Z² AZ² डेल्टा Z। दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज e⁻⁻ बीटा k Z² डेल्टा Z। फाइनाइट इंटीग्रेशन है दोनों ही। ऊपर वाले पर आप चाहे तो गामा फंक्शन लगा सकते हैं, और नीचे वाला तो इजीली आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। नहीं होगा क्योंकि Z² है, अगेन गामा फंक्शन ही लगेंगे दोनों पर ही गामा फंक्शन अप्लाई होगा, दोनों में Z² है। और सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। लेट्स सी आप आंसर निकाल पाते हैं क्या? आंसर पता है आपको कितना आएगा? ½ kT। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, द आंसर इज ½ kT।